हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 10 का प्रश्नवाली 1.2 का 5वां, 6ठा एवं 7वां सवाल इस वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाँचवा जो सवाल है, पाँचवा में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यही जांच करना है पाँचवा सवाल में। तो चलिए हम किसी देर किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या का पावर अगर कुछ भी रहे लेकिन वह संख्या कम से कम गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए, तभी शून्य पर समाप्त हो सकता है। यहाँ जो सवाल है 6 के पावर n कह रहा है कि शून्य पर समाप्त हो सकता है। उसी तरह से दे दिया जाएगा 8 के पावर n, ये अगर पूछ देगा कि यह शून्य पर समाप्त हो सकता है। 16 के पावर n दे देगा, 12 का पावर n दे देगा, यह शून्य पर किसी भी तरह का सवाल दे सकता है। ये सब शून्य पर समाप्त नहीं होगा, आगे हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ दे देगा 10 के पावर n तो यह शून्य पर समाप्त होगा, 20 के पावर n तो यह शून्य पर समाप्त होगा, 30 के पावर n तो यह शून्य पर समाप्त हो जाएगा। तो हम चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसलिए नहीं होगा शून्य पर समाप्त क्योंकि 8 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यह 2 गुने 2 सिर्फ 2 ही आया। इसमें कम से कम 5 आना चाहिए तब होता, 5 तो आया नहीं। अगर हम 16 का पावर गुणनखंड करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, इसमें भी सिर्फ 2 आया, 5 तो आया नहीं। कम से कम एक बार 5 भी आना चाहिए। अगर हम 12 का गुणनखंड करते हैं तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन 30 का गुणनखंड करेंगे तो 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पंचे 15, यानी कि एक बार 2 और एक बार 5 आ गया। तो इसका जो हम गुणनखंड करेंगे यानी कि 30 का पावर n जो होगा यह शून्य पर समाप्त होगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम रिजल्ट लिखेंगे। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगा। अतः 6 का गुणनखंड करने पर
जब 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 3 मरतबे जा रहा है। अब तो नहीं लग रहा है, यानी कि 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3, 2 तो आया, 5 नहीं आया। और शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए यही आंसर हो जाएगा। अब छठा सवाल देखेंगे। छठा सवाल में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यही व्याख्या करना है क्यों भाज्य है। तो भाज्य और अभाज्य और विषम, सम विषम, ये सब इससे पहले इस संख्या सब जानकारी होना चाहिए। भाज्य और अभाज्य संख्या जानकारी होना चाहिए कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। ये बिना जानकारी के तो हो नहीं सकता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें वो अपने आप और एक के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसमें अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें यही भाज्य कैसे है यही मालूम करना है। तो हम करेंगे क्या, पहले सबको गुना करेंगे, फिर 13 जोड़ देंगे या 13 कॉमन लेके जितना अंदर में बच जाएगा सबको गुना करेंगे और फिर 13 से गुना कर देंगे। इस सवाल यहाँ जो है इसमें या तो 5 पहले कॉमन ले लेंगे और फिर गुना करके एक इधर रह जाएगा उसको जोड़ेंगे, या इस सब को गुना करके उसमें 5 जोड़ देंगे। तब उसमें भाग लगा के देखेंगे कि जितना वो आता है उससे और एक से, इस दोनों के साथ साथ किसी तीसरे संख्या से भी भाग लगता है। अगर तीसरा संख्या से भाग लगेगा तो ये भाज्य संख्या होगा और नहीं लगेगा तो अभाज्य होगा। यही नियम कहता है। तो छठा सवाल है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 3 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 की संख्या भाज्य है। क्यों है भाज्य, वही व्याख्या करना है। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ जो सवाल है 7 गुने 13, जब हम सबको इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो बच गया 7 गुने 11 प्लस इधर 1 बच गया, और दूसरा है इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। जब हम 13 को 11 सत्ते 77 1 78 को गुना करेंगे और 5 को 7 छक 42 दूनी 84 12
हो जाएगा 1008 हो जाएगा। पहले से हम गुना कर चुके हैं। सात छक 42 दूनी 84, 84 बार, हाँ 1008 हो जाएगा। जब हम इसमें 5 से तो भाग, जब हम इस संख्या को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 78 13 1014, और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5040, इतना हो जाएगा। इसमें 1014 में लास्ट में 4 है और यहाँ लास्ट में 0 है, तो इसमें तो 2 से पक्का भाग लगेगा, यानी कि 1 के 1 और 1014 और 1 के अलावा इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, यानी कि तीसरा नंबर भी 2 और 1 और अपने आप के अलावा तीसरा संख्या से भी भाग लग रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। अतः 1014 और 5040 यह दोनों संख्या, एक और अपने आप के अलावे दूसरे संख्या से भी विभाजित होगा। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। आंसर हो गया। अब 7वां सवाल बनाएंगे। 7वां में कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्त के आकार का पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 15 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कोई वृत्त के आकार का मैदान है, जैसे इस आकार का कोई मैदान है, इसी मैदान पर रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट पूरा चक्कर में, जब यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो आके यहीं पर आने में 12 मिनट लगता है। जबकि सोनिया को इसी चक्कर पर, यहाँ से मान के चलिए वो भी चलना आरंभ किया, तब उसको 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है। तो रवि को जो 12 मिनट लगा उससे ज़्यादा मिनट लगा, यानी कि रवि जब तक वहाँ पहुँचेगा सोनिया पीछे रहेगा 12 मिनट में। तो कितना चक्कर लगाने के बाद फिर एक ही स्थान पर दोनों मिलेगा, वही पूछ रहा है। इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप LCM निकालने पर आंसर आएगा। जैसे सवाल में दिया हुआ है, रवि को 12 मिनट लगता है, तो 12 और 18 का हम
गुणनखंड पहले तोड़ेंगे, 2 से लग रहा है 6 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 3 मरतबे, इसमें 2 से लगेगा 9 मरतबे, फिर 3 से लगेगा 3 मरतबे। यानी कि 12 का जब हम गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 हुआ, और 18 का गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 हुआ। एलसीएम बराबर होता है, सबसे ज़्यादा 2 जिसमें रहता है उसमें के हम पहले लिखेंगे, 2 सबसे ज़्यादा 2 इसमें है तो इसमें के दोनों 2 लिख लेंगे, फिर सबसे ज़्यादा 3 जिसमें है उसमें के 3 लिख लेंगे, तो इसमें है 2 ठो 3 लिख लेंगे। अब इस सबको हम गुना कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा और वही आंसर भी आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ होंगे, यही आंसर हो गया। तो लिखेंगे पुनः प्रारंभ, अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही।